थैंक यू भूषण। तो मैं रीडिंग शुरू करता हूं। स्टेप 8, made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. Steps 8 and 9 are concerned with personal relations. First, we take a word and try to discover where we have been at fault. Next, we make a vigorous attempt to repair the damage we have done. And third, having thus cleaned away the debris of the past, we consider how, with a newfound knowledge of ourselves, we may develop the best possible relations with every human being we know. This is a very large order. एक ही मिनट रुक जाए इधर चंदू। ये पहला पैराग्राफ बहुत पावरफुल है, इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। Sure. 8वें और 9वें कदम में क्या होता है इसके बारे में बात करते हुए बिल डब्ल्यू कहते हैं, सबसे पहले हम पीछे मुड़कर देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी गलतियां कहां कहां पर हुई। उसके बाद में वो जो डैमेजेस हमने किए हुए हैं उनकी अमेंड्स करने का, उनको ठीक करने का, वो डैमेज को ठीक करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और तीसरा, वो जो पीछे वाला जो कचरा है, पीछे वाले बिगड़े हुए रिश्तों का जो झंझट है, वो जब ही क्लियर करेंगे उसके बाद में हम अभी सोचने लगते हैं कि ये जो खुद ही के प्रति हमें नई जानकारी मिली है, अब मैं नया आदमी बन चुका हूं, मेरा दुनिया की तरफ, खुद की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है, ईश्वर की तरफ मेरा रिश्ता अलग ढंग से हो चुका है, ईश्वर की तरफ मेरा देखने का नजरिया बदल चुका है। इसका मतलब नाउ आई एम अ न्यू मैन। अभी जो पुराने विचारों से ग्रस्त था, सेल्फ सेंटर्ड थॉट से मैं ग्रस्त था, वहां से बाहर निकल के अभी मुझे औरों की अहमियत समझ में आई हुई है। सो विद दिस न्यू फाउंड नॉलेज ऑफ अवर सेल्फ, हमारे इस नए जागृति के साथ में वी मे डेवलप द बेस्ट पॉसिबल रिलेशन विद एवरी ह्यूमन बीइंग वी नो। अभी हमारे सामने जो गोल है कि आज हमें पहचानने वाले या मैं जिनको जिनको जानता हूं, ऐसे हर व्यक्ति के साथ में बेहतर से बेहतर नया रिश्ता बनाने के लिए अब मैं तैयार होता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके अमेंड्स कर दिया, सॉरी यार मैंने तेरे से 500 लिए थे, ये ले 500, सॉरी यार मेरी वजह से तकलीफ हुआ, ये नहीं है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंड सेइंग सॉरी यार मैंने वो आपका पब्लिकली मैंने इंसल्ट किया था, वो टाइम पे मैं शराबी था, अब मैं शराब बंद किया हूं, मेरे कार्यक्रम का ये भाग है कि मैं जाके माफी मांगू, तो मैं माफी मांगने को आया नहीं। द एम्फोसिस इज ऑन डेवलपिंग द बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप विद एवरी ह्यूमन दैट वी नो। यानी सिर्फ पुराने चीजों का, गलतियों का माफी नहीं, बल्कि इनके साथ में संभवतः सबसे खूबसूरत रिश्ता कैसे बना सकते हैं, उसका ये ध्येय है। ये 8वीं 9वीं स्टेप्स में ये हमारे 3 प्राथमिक उद्देश्य रहने वाले। ओवर टू यू सर। सॉरी। थैंक यू भूषण। सर, भूषण सर, हाँ जी। हाँ। मैंने आपसे 2 या 3 बार मैंने बात की है, तो सर मुझसे नहीं रुक रहा है सब कुछ ना, तो आई एम गोइंग टू साइड टुडे। अच्छा नरेंद्र जी, हम लोग थोड़े समय के मैं बाद में बात करें, खत्म करते फिर बात करें। खत्म करें। मैं आई डोंट हैव टाइम। भूषण सर, भूषण, कैन वी टेक इट मैं अप? आपकी बात ही सुनता हूँ, बोलो ना, बोलो नरेंद्र भाई। मुझे नहीं अच्छा लग रहा भूषण सर। आपने कहा आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और मुझे Has found that he can make little headway in this new adventure of living until he first backtracks and really makes an accurate and unsparing survey of the human wreckage he has left in his wake. To a degree, he has already done this when taking moral inventory.
But now the time has come when he ought to redouble his efforts to see how many people he has hurt and in what ways. This reopening of emotional wounds, some old, some perhaps forgotten, and some still painfully festering, will at first look like a purposeless and pointless piece of surgery. But if a willing start is made, then the great advantages of doing this will so quickly reveal themselves that the pain will be lessened as one obstacle after another melts away. Kushan, continue or हाँ, और एक you ले want लो। to say? Okay. These obstacles, however, are very real. The first and the one of the most difficult has to do with forgiveness. The moment we ponder a twisted or broken relationship with another person, our emotions go on the defensive. To escape looking at the wrongs we have done another, we resentfully focus on the wrongs he has done us. This is especially true he has, in fact, behaved badly at all. Triumphantly, we seize upon this misbehavior as the perfect excuse for minimizing or forgetting our own. Right here, we need to fetch ourselves up sharply. It doesn't make much sense when a real tosspot calls a kettle black. Let's remember that alcoholics are not the only ones bedeviled by sick emotions. Moreover, it is usually a fact that our behavior when drinking has aggravated the defects of others. We repeatedly strained the patience of our best friends to a snapping point and have brought out the very worst in those who didn't think much of us to begin with. In many instances, we are really dealing with fellow sufferers, people whose woes we have increased. If we are now about to ask forgiveness for ourselves, why shouldn't we start out by forgiving them one and all? Over to you, Bhushan. तो BW कहते हैं कि ये जो रिश्तों को हमने तहस नहस किया हुआ है, इनके साथ रहना या उनको रिपेयर करना ये कोई आसान काम है नहीं। इनफैक्ट ये सबसे डिफिकल्ट काम है। धीरे 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 जैसे हम लोग करते जाएंगे और लोगों की माफिया मिलते जाएंगी, वैसे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा करने का तरीका भी बेहतर बेहतर होते जाएगा। लेकिन 100% हम लोग सक्सेसफुली कर पाए, इसका चांस नहीं है। हमारी अमेंड्स ये अधूरी ही रहती जाएगी, क्योंकि जो हमने जख्म पहुंचाई है वो जख्म तो हील हो जाएगी, लेकिन उसका जो स्कार है वो स्कार कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ रहेगा। सो बिल कहते हैं, लर्निंग हाउ टू लिव इन द ग्रेटेस्ट पीस, पार्टनरशिप एंड ब्रदरहुड विथ ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन इज ए मूविंग एंड फैसिनेटिंग एडवेंचर। ये जो हमने पहले टप्पे में जो डिफाइन किया था कि हर बिगड़े हुए रिश्तों को सिर्फ मैं माफी मांग के भर नहीं निकालूंगा, लेकिन उसके साथ में जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर रिश्ता बनाने का मेरा प्रयास जारी रहेगा। ये एडवेंचर BW कहता है, ये फैसिनेटिंग एडवेंचर है। ये किस तरीके का? तो पीस एंड पार्टनरशिप, ये ग्रेटेस्ट लिविंग इन ग्रेटेस्ट पीस एंड इन पार्टनरशिप विथ ऑल ब्रदरहुड। जो भी मेरा समाज है, हर एक प्रकार का व्यक्ति है, इनके सबके साथ में एक शांतता पूर्वक और एक पार्टनरशिप के जरिए, वी आर ऑल पार्टनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड टुगेदर। तो इस तरीके से जीना होगा। तो ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग, बड़ा एक्साइटिंग ऐसा ये प्रपोजिशन है। BW कहते हैं कि मॉरल इन्वेंट्री लेते समय हमने थोड़ा बहुत काम ये किया हुआ है कि हम कैसे कैसे गलत रहे हैं। हमारी फियर इन्वेंट्री है, हमारी सेक्स इन्वेंट्री है, हमारी एंगर रिजेंटमेंट इन्वेंट्री, ये सब चीजों में लोग ही तो थे, लोगों की वजह से तो हुआ था।
तो इसका हम लोगों ने काफी हद तक काम ऑलरेडी किया हुआ भी है। तो एक आधी अधूरी तो लिस्ट हमारे पास में तैयार भी है। हम जानते हैं कि किन लोगों ने हमारा बिगाड़ा था, उसमें हमारा रोल क्या था, ये खाली शायद हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन ये नाम हमारे अलग अलग इन्वेंट्री में से ऑलरेडी आ ही चुके हैं। बट ये जो जख्म है ये दोबारा ताजा हो जाएंगे जब भी आपके सामने अभी प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये सब जो लोग थे इनको जाके अभी हील करना है, उनको भी हील करना है, और इनके हीलिंग के थ्रू मेरा भी हीलिंग होना है। ये विचार आपको शायद अस्वस्थ करेगा, शायद आपको ऐसे लगेगा कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब ये गड़े मुर्दे क्यों मैं निकाल रहा हूं, मुझे इनकी अभी क्या जरूरत है। और शायद आपके मन में ये ख्याल आया कि जितना मैंने इनको नुकसान किया था उसे शायद ये लोगों ने मुझे ज्यादा तकलीफ दी थी, मुझे मेरा ज्यादा नुकसान इन लोगों ने किया था। तो अगर किसी ने किसी की अमेंड्स करनी है तो शायद इन लोगों ने मेरी अमेंड्स करनी पड़ेगी। और अगर उसने भी डैमेज किया और मैंने भी डैमेज किया तो हो गया ना फिटोस, अभी मुझे आगे करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। बिल्डब्ल्यू कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स ये रियल है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो फॉरगिवनेस का है कि अगर मैं खुद को और औरों को माफ नहीं कर सका तो ये प्रोसेस की मैं शुरुआत नहीं कर सकूंगा। मैं अ, मैंने किए हुए गलत की तरफ देखूंगा नहीं, मैं लोगों ने किए हुए गलतियों को ही दोहराते रहूंगा, और मैं अपने आप को करेक्ट करने की जो जो जरूरत है उससे बच के बाहर निकलने का प्रयास करते रहूंगा। वी विल resentfully focus on the wrong he has done to us. This is especially true if he has in fact behaved badly at all. तो लोगों ने बुरा बिहेव किया है या नहीं है, हम उनके अंदर की बुराई ढूंढ निकालेंगे। मुझे याद है कि किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उधार दिए थे, और वो बहुत अमीर इंसान था। और जब मैं ठीक हो गया और मैं सोचा यार पेमेंट्स के तौर पर मुझे ये पैसे दे के आने के, अब मैंने लिए थे वो कुछ खास पैसे ज्यादा नहीं थे, और मैंने सोचा इतने बड़े अमीर आदमी के सामने मैं इतना कम पैसा लेके जाऊंगा तो अननेसेसरली काय को गड़े मुर्दे बाहर निकालने के है, ही डजंट रियली नीड इट। वो शायद देख के मुझे भूल भी गया होगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बहाने ढूंढ रहा था दो चीजों के, एक पैसे देने का मैं टालने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा पैसे देने से भी ज्यादा जो मेरा ह्यूमिलिएशन होगा कि पैसे लेने के बाद में 9 महीने बीत चुके थे और मैं पैसे लौटा नहीं सका था। अभी जाके वो जो उल्टा सुल्टा मेरे को बात करेगा, मेरे पीने का जिक्र करेगा, मेरे गैर जिम्मेदारी का जिक्र करेगा, ये सब चीजों से मैं सिकुड़ जाता था और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे ये जरूरी नहीं है। वो भी तो हरामी है, उसने भी तो साले हराम के ही पैसे कमाए हुए, अंडर द टेबल पैसे कमाए हुए, उसको इतने से पैसे से क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा सोचने का ढंग था कि मैं फॉल्ट जो है वो दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करूं ताकि मुझे अमेंड्स करने से बच जाऊं। बट बिल कहता है कि इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल। सो ये जो रेस्टिट्यूशन करना है वो मुझे मुझे मेरे मन के स्वास्थ्य के लिए करना है। इट इज टू बी डन फॉर माई हीलिंग। और सबसे बढ़िया बात वो कहता है कि जब मैं दोषी हूं तो मैं दूसरे को दोषी बोलने का क्या पॉइंट है। मैंने मेरे दोषों के ऊपर फोकस करना है। दूसरा दोषी है या नहीं वो मानता है, वो जानता है कि दुनिया का हर व्यक्ति कोई संत महात्मा तो है नहीं, हर एक को किसी न किसी प्रकार की इमोशनल उलझने रहती है, सिकनेसेस रहते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो लोग हमेशा नॉर्मल रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं जो हूं आज, मैं ठीक होने के रास्ते पर अगर लग चुका हूं तो मुझे ये हर प्रकार, क्योंकि रिश्तों में अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हम पे बहुत भरोसा कर दिया और हमने उनका भरोसा तोड़ा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही हमारी कभी कदर नहीं की थी, और जब भी हमने उनके साथ कुछ गलत किया तो वो तो पूरी तरह से हमारे ऊपर बरस पड़े थे। तो ऐसे कई सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के रिश्तों से ही समाज बनता है। मेरा मेरे बीवी के साथ रिश्ता अलग होगा, बीवी के बाप के साथ अलग होगा, और बीवी के भाई के साथ में और ही तीसरा रिश्ता होगा। कहीं पर डर मिक्स होगा, कहीं पर एंगर मिक्स होगा,
कहीं पर इंसल्ट होगा, कहीं पर जेलसी होगा। ये अलग अलग भावनाओं से प्रेरित होते हुए मेरे रिश्ते में भी अलग अलग प्रकार के तकलीफें होगी। सो वी बिगिन बाय फॉरगिविंग वन एंड ऑल। सबसे पहले अपने आप को, और फिर वो सब लोगों को जिन्होंने काल्पनिक या सही मामले में मेरे साथ में कुछ गलत किया होगा, उन सब को मैं सबसे पहले माफ करके इस स्टेप की शुरुआत करता हूं। क्योंकि मेरी माफी नहीं है तो मेरे अंदर के रिजर्वेशन जाने वाले नहीं है। मैं ह्यूमिलिटी के साथ में मैं इनके सामने जाकर बैठ ही नहीं सकने वाला हूं। सो फर्स्ट आई नीड टू बिगिन विथ फॉरगिवनेस। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. When listing the people we have harmed, most of us hit another solid obstacle. We got a pretty severe shock when we realized that we were preparing to make a face to face admission of our wretched conduct to those we had hurt. It had been embarrassing enough when, in confidence, we had admitted these things to God, to ourselves, and to another human being. But the prospect of actually visiting or even writing the people concerned now overwhelmed us, especially when we remembered in what poor favor we stood with most of them. There were cases too where we had damaged others who were still happily unaware of being hurt. Why? We cried, shouldn't bygones be bygones? Why do we have to think of these people at all? These were some of the ways in which fear conspired with pride to hinder our making a list of all the people we had harmed. Some of us, though, tripped over a very different snack. We clung to the claim that when drinking, we never hurt anybody but ourselves. Our families didn't suffer because we always paid the bills and seldom drank at home. Our businesses associates didn't suffer because we were usually on the job. Our reputations hadn't suffered because we were certain few knew of our drinking. Those who did would sometimes assure us that after all, a lively bender was only a good man's fault. What real harm, therefore, had we done? No more. Surely, then we could easily mend with a few casual apologies. This attitude, of course, is the end result of purposeful forgetting. It is an attitude which can only be changed by a deep and honest search of our motives and action. Though in some cases we cannot make restitution at all, and in some cases action ought to be deferred, we should nevertheless make an accurate and really exhaustive survey of our past life as it has affected other people. In many instances, we shall find that though the harm done others not been great, the emotional harm we have done ourselves has. Very deep, sometimes quite forgotten, damage, damaging emotional conflicts persist below the level of consciousness. At the time of these occurrences, they may actually have given our emotions violent twists, which have since discolored our personalities and altered our lives for the worse. Thank you. तो बिल डब्ल्यू यहाँ पर 8वां कदम लेने में जो भी हिचकिचाहट है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, उनके बारे में जिक्र करता है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि हम जब तक लोगों ने जो गलत हमारे साथ में किया है वो गलतियों को माफ नहीं करते, तब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत, ये 8वें कदम की शुरुआत हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो बात करते हैं वो एम्बेरसमेंट का। यानी जब भी हमने चौथा कदम लिखा था वो टाइम पे वो लिखते हुए भी मुझे शर्म लग रही थी, और वो लिखने के बाद में जब भी मैंने स्पॉन्सर से और ईश्वर के सामने जब भी इन चीजों का जिक्र किया था तो भी मेरे अंदर से ऐसी मतलब शर्म से मैं मरे जा रहा था। कैसे वैसे मैंने मुश्किल से मेरे अंदर से बाहर निकाली थी। और अभी आप बोल रहे हो कि ये मुझे उस व्यक्ति के सामने जाके बोलना होगा, तो वो जो है कि एक्चुअली जिस व्यक्ति को मैंने मेरी वजह से शर्मनाक चीजों का सामना करना पड़ा है या मैंने शर्मनाक चीजें की हुई है, ऐसे व्यक्ति के सामने बैठकर
उनसे ये बातें कर सकना इस विषय के ऊपर, इसके लिए बहुत बड़ा धैर्य लगता है। और ये वो जो शर्म है, वो शर्म मुझे ये करने को रोकती है। और मैं सोचता हूँ ये क्यों जरूरी है, ये भाई, यानी ये करने से किसका फायदा होगा? हो सकता है उनको शायद पता भी नहीं होगा, मैंने जो भी उनके साथ में गलत किया है, वो शायद उनको पता भी नहीं होगा। मैं सामने जाके बोल के वो गड़े मुर्दे निकाल के उनको सामने जिक्र करने का जरूरत क्या है? तो ये दूसरा एम्बेरसमेंट का मुद्दा बात करते हैं। तीसरा BLW कहते हैं जो मुद्दा है, वो है डिनायल का। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी, मैंने ना कभी अपने फैमिली को मारा पीटा या कुछ उनके पैसे कम दिए या ऐसा कुछ नहीं किया, या मैंने कभी मेरे वजह से किसी को कुछ तकलीफ हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और कभी कभी एक आध बार अगर मैंने थोड़ी बहुत ज्यादा पी के नौटंकी की होगी, या थोड़ा सा गिरा होगा, या मारामारी हुई होगी, या गाड़ी वाड़ी ठोकी भी होगी, तो पीने के बाद में लोग करते हैं ना ऐसी चीजें, ये उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कोई भी अच्छा आदमी होगा, वो थोड़ी सी ज्यादा पिलाओगे तो ये तो हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा कैजुअली अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो काम तमाम हो जाएगा ना, उसमें कौन सा नुकसान भरपाई करने की जरूरत है, या बैठ के सामने करने का, मैं सॉरी यार वो दिन में जरा ज्यादा पी लिया और मेरे हाथ से ऐसा हो गया, इतना बोलने से काफी नहीं है क्या? ये और एक तरीका है। वो कहते हैं कि ये अलग अलग ऑब्स्टेकल्स है जो मुझे ये कदम लेने से रोकते हैं। और BLW यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि मैं जानता हूं कि हर प्रकार का नुकसान भरपाई शायद हम कर नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी नुकसान भरपाई होगी जो मैं इमीडिएट कर सकता हूं, कुछ ऐसी होगी जो शायद मुझे थोड़े समय के बाद में करनी चाहिए, और कुछ होगी जो शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे सभी प्रकार की होगी। लेकिन कुछ भी हो, इनकी यादी तो मुझे बनानी होगी। तो अगर मैं कागज पर अगर आप जो नए सदस्य है वो देखना चाहते हो, तो अगर गूगल पे भी आप डालोगे 8 स्टेप अमेंड्स चार्ट, तो उसमें आपको अलग अलग मॉडल्स कई सारे सदस्यों ने बनाए हुए वगैरह ऐसे देखने को मिलेंगे, जहां पर टाइप ऑफ रॉन्ग और वो कभी करना चाहिए, उसकी अमेंड कभी करना चाहिए, अब भी करनी चाहिए, वो फाइनेंशियल अमेंड्स है या इमोशनल है, या उसका नेचर ऑफ अमेंड्स क्या है, वगैरह वगैरह के टेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे तो उनका सहारा भी ले सकते हैं। तो कहते हैं कि कई बार जो हार्म हमने लोगों को पहुंचाया, जो तकलीफ हमने लोगों को पहुंचाई है, उससे शायद ज्यादा गहरी तकलीफ हमने अपने आप को पहुंचाई है। और वो हम अपने आप को शायद माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे मुझे भी मेरे जिंदगी के कुछ किस्से याद है। शायद मैंने ये किस्सा कहा था कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, टेबल टेनिस पार्टनर था, और हम लोग कॉलेज में लिटरली दिन भर हम लोग साथ में हुआ करते थे। अभी खेलने के लिए साथ में होते थे, तो कभी कभी पढ़ने के लिए भी एक साथ में बैठते थे। एक दिन वो पढ़ने के लिए मेरे पास आया था। वो एक बम्बई के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा था। बड़ा, मतलब पेडर रोड पे पेंट हाउस वगैरह वगैरह टाइप का डुप्ले, मतलब बंगलो ही था वो, एक्चुअली बिल्डिंग के ऊपर बनाया हुआ बंगलो, ऐसा उसका घर था। और ये मेरे घर में एक बार पढ़ने के लिए आया था, और उसने वो वॉलेट निकाल के रखा था साइड में। और जब भी हमारा पूरा हो गया और घाई घाई में वो जब भी निकल गया, तो उसका वॉलेट पीछे रह गया। अब मैंने वो वॉलेट खोला तो कुछ 600-700 रुपए थे दोस्तों। उन दिनों मेरा महीने का पॉकेट मनी 60 रुपए हुआ करता था, और ये 600-700 रुपए देख के मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने वो रख लिया, वो वॉलेट और वो पैसा सब रख लिया। अब उसने वो खुद निकाल के रखा था, तो उसको तो याद था। तो अगले दिन सुबह जब अरे मेरा वॉलेट रह गया तेरे घर पे, बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे वो 600-700 रुपए ने मेरी नीयत बिगाड़ दी थी। और उसने मेरी चेहरे की तरफ एक दफा बोला, और बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उसने वो बात टाल दी। लेकिन उसके बाद
दोबारा उसने कभी भी ना मेरे साथ खेलने को आया या पढ़ने को आया। वो 600-700 रुपए के चक्कर में मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त गवा दिया। अब मैं जानता हूं कि वो इतने अमीर घर से था कि वो 600-700 रुपए से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इनफैक्ट, मेरा टीटी का गेम अच्छा था, हम लोग तो मेरे बर्थडे को नई बटरफ्लाई की रैकेट मुझे गिफ्ट की थी, जो उन दिनों भी ऐसे ही मतलब 1000-1500 रुपए की रैकेट हुआ करती थी। वो मुझे उसने गिफ्ट करती थी। उसको 600-700 रुपए से कोई मायना नहीं था, लेकिन उसने अपने उसके मन में से मैं गिर गया। वो 600-700 रुपए मैंने उसके जो चोरी किए हैं, उसके वजह से मैं उसके मन में गिर गया, और उसने उसके बाद में मेरे मेरे साथ संबंध नहीं रखा। दोस्तों, उसके बाद में मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन आज भी मेरे मन से वो 600-700 रुपए की चोरी गई नहीं है। मैंने कई बार उसको ढूंढने का प्रयास किया, बाद में तो फेसबुक सब पे ढूंढने का प्रयास किया। उसको वो अमेंड्स करना था, उसको सॉरी बोलना था, उसको मेरी परिस्थिति, मेरा मेरा शराब के प्रति लाचारी और मुझे पीने की वो जरूरत, ये मुझे उसको बताना था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। दोस्तों, वो जितनी शायद उसने मेरे को सजा दी मेरे से दोस्ती तोड़कर, उससे कई गुना ज्यादा मैंने अपने आप को सजा दी। क्योंकि वो जो अपने आप को चोर बनते हुए देखने का, जो अपने आप की नजर से गिरने की जो जो हरकत है, उसमें से छुटकारा नहीं मिलता है। दोस्तों, कितना भी तुम बाद में कमा लोगे, कितना भी बाद में समाज के लिए तुम करोगे या पैसे बांटोगे, वो जो तुमने जो अ, क्या कहते हैं, विश्वासघात किया हुआ है, वो विश्वासघात तुम अपने आप को भूल नहीं सकते हो। ऐसे ही कई सारे गर्लफ्रेंड्स या और रिश्तों में मैंने स्वार्थ से मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ सपने दिखाए, और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ सिर्फ शारीरिक संबंधों को बढ़ाना चाहता था। और बाद में कुछ एक आध लड़की को मैंने बहुत हर्ट होते देखा, मतलब लिटरली उसको ऐसे जिंदगी से उठते हुए मैंने देखा। और वो जो चीज है, उसके लिए मैं आज भी अपने आप को माफ नहीं, आगे जाके उसका क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ, उसकी शादी हुई नहीं हुई, किसके साथ हुई, कहाँ है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब भी उस व्यक्ति का चेहरा, नाम अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ और उस व्यक्ति की जो याद आती है, ये ना मैं कभी अमेंड कर सका, ना मैं उसको ढूंढ सका, ना मुझे ये करनी भी नहीं चाहिए। आगे जाके इस चेतावनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं जहां पर शायद लोगों को जो हार्म किया, उससे कई ज्यादा गंभीर हार्म मैंने अपने आप को किया, अपनी ही नजर में मैंने अपने आप को गिरते हुए पाया। वो जो है उसके बारे में बात बीडब्ल्यू यहाँ पर करते हैं। सो अंतिम, emotional confidence passes below the level of consciousness. At the same time, these occurrences, they may actually have given our emotions violent twists. यानी हमको लगता है कि वो बीती बातें पीछे रह गई, लेकिन उन्होंने एक वायलेंट ट्विस्ट हमारी पर्सनालिटी को, कि मेरी मेरी नजर में मैं पूषण को जो निगाहों से देख रहा था, वो अपनी निगाहों से मैं गिर गया। मतलब मेरे इमोशंस को एक झटका बैठ गया, एक शॉक बैठ गया, या अपने आप को मैंने जख्म किया। उसके बारे में बीडब्ल्यू कहते हैं। ओवर टू यू, चंदू। Thank you, Bhushan. While the purpose of making restitution to others is paramount, it is equally necessary that we extricate from an examination of our personal relations every bit of information about ourselves and our fundamental difficulties that we can. Since defective relations with other human beings have nearly always been the immediate cause of our woes, including our alcoholism, no field of investigation could yield more satisfying and valuable rewards than this one. Calm, thoughtful reflection upon personal relations can deepen our insight. We can go far beyond those things which were superficially wrong with us, to see those flaws which were basic, flaws which sometimes were responsible for the whole pattern of our lives. Thoroughness, we have found, will pay and pay handsomely. We might
Next, ask ourselves what we mean when we say that we have harmed other people. What kinds of harm do people do one another anyway? To define word harm in a practical way, we might call it the result of instincts in collision, which cause physical, mental, emotional, or spiritual damage to people. If our tempers are consistently bad, we arouse anger in others. If we lie or cheat, we deprive others not only of their worldly goods but of their emotional security and peace of mind. We really issue them an invitation to become contemptuous and vengeful. If our conduct is selfish, we may excite jealousy, misery, and strong desire to retaliate in kind. Such gross misbehavior is not by means a full catalogue of harms we do. Let us think of some of the subtler ones, which can sometimes be quite as damaging. Suppose that in our family lives we happen to be miserly, irresponsible, callous, or cold. Suppose that we are irritable, critical, impatient, or humorless. Suppose we lavish attention upon one member of the family and neglect the others. What happens when we try to dominate the whole family either by a rule of iron or by constant outpouring of minute direction for just how their life should be lived from hour to hour? What happens when we wallow in depression, self-pity oozing from every pore and inflict that upon those about us? Such a roster of harms done others, the kind that make daily living with us practicing alcoholics difficult and often unbearable, could be extended almost indefinitely. When we take such personality traits, add these into shop, office, and the society of our fellows, they can damage almost as extensive as that we have caused at home. Thank you. तो इन पैराग्राफ्स में बिल डब्ल्यू बेसिकली मुझे याद है कि मैं एक मेरे स्पॉन्सी के साथ में काम करता था और वो हमेशा बोलता था यार मैंने किसी को कुछ नहीं दुखाया, मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया, मैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हेल्दी है, मेरा बीवी बच्चा बहुत खुश है, तुम मेरे बीवी से बात करके देखो, तुम मेरे बच्चे से बात करके देखो। और हमेशा वो ही उसको ऐसे ही लगता था कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरे वजह से किसी को तकलीफ हुआ ही नहीं है, तो मुझे ये करने की जरूरत है क्या। तो बिल डब्ल्यू यहाँ पर बताता है कि किन किन तरीकों से हम लोगों के साथ में संबंध बिगाड़ सकते हैं, किन किन प्रकारों से हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिल ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसकी जो सही जो कारण है वो कारण को पहचाना नहीं है, तो वही चीज जो आपके कैरेक्टर में जो वो डिफेक्ट निर्माण हुआ है वो आपके जिंदगी में बार 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 आपको दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर मैं शायद 9वीं कक्षा में था और वो टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने ब्लू फिल्म देखा था और वो ब्लू फिल्म में जो कुछ भी चीजें वो जो कर रहे थे वो देखकर मुझे वो टाइम पे बड़ा स्टिमुलेशन हुआ कि अरे ये क्या मजा आया है, एक्साइटमेंट हो गया और मैं सोचता था कि ये मुझे करना है। अब मैं जानता हूं कि ये करना आसान तो छोड़ो लेकिन असंभव है, ऐसी कुछ भी चीजें मैंने वहां पर देखी थी, लेकिन वो फैंटेसी मेरे मन में लेकर वो फैंटेसी को पूरा करने के चक्कर में मैंने क्या क्या प्रयास किए। अब प्रॉब्लम यह है कि वो फैंटेसी फुलफिल होने वाली नहीं है और मेरे को वो शांतता कभी मिलने वाली है नहीं, लेकिन वो एक न बुझने वाली नई प्यास मैंने निर्माण की हुई है और ये प्यास की वजह से जो भी मेरे करीबी रिश्ते आने वाले हैं, मेरे साथ में जो करीब आने वाले, उन सबको मेरे वजह से सदमा होने वाला है, मेरे वजह से कोई तकलीफ होने वाली है, एम्बेरसमेंट होने वाली है, ह्यूमिलिएशन होने वाला है। ये सब चीजें हैं, ये मुझे नहीं दिखाई देता क्योंकि जो मेरे अंदर का जो अनरिजॉल्व इशू है वो अनरिजॉल्व इशू बार बार उसका चेहरा दिखाते रहता है। तो जैसे
मेरा एक दोस्त हमेशा शेयर करता था कि उसके माँ बाप में संबंध ठीक नहीं थे, मतलब उसके जो पिता थे उसकी माँ के ऊपर उनका बड़ा शक अ, हुआ करता था। अभी वो जायज था या नहीं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो मेरा दोस्त था जो शराबी था, वो छोटे से बड़ा बना, वो वो शक और उसके वजह से होने वाले झगड़े और वो सब वही चीजें देखते हुआ, और उसके वजह से उसका और उसके बीवी का भी रिलेशनशिप कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। उसके बीवी ने कभी जिंदगी में कोई उसको कारण नहीं दिया था कि वो शक करे। वो पूरी तरह से उसको डिवोटेड थी, एक अच्छी फैमिली उसने की थी, 2 बच्चे उसको दिए थे, सब कुछ उसको जो चाहिए था एक अच्छा कुटुंब बनाने के लिए सब कुछ दिया था। लेकिन ये जो बचपन से उसके ऊपर जो संस्कार हुए थे, या जो ये शक, और वो औरत ऐसा कर सकती है और तुमको दगा दे सकती है, ये जो कुछ भाव वो लेके जो चल रहा था, तो उसके हर रिश्ते में वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। तो कभी कभी कुछ स्कार्स हमारे पर्सनालिटी के अंदर ऐसे रहते हैं, जो अगर वो हम समय पर उसको समझते नहीं है, उसके ऊपर इलाज नहीं करते, उसका हीलिंग नहीं होता है, तो जिंदगी भर वो एक ही हैंडीकैप हमें बार बार अलग अलग रिश्तों में अलग अलग रूपों में दिखाई देगा। उसके बारे में बिल्डब्ल्यू यहाँ पर बात करते हैं। So, BW यहाँ पर कहते हैं, since defective relations with other human beings have nearly always been the immediate cause of our woes, including our alcoholism, no field of investigation could yield more satisfying and valuable rewards than this one. BW कहते हैं कि कामली बैठ के, शांतता से बैठ के आपके हर एक रिश्ते की अहमियत को देखो। ये जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये मैंने इस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था, मेरे अंदर कौन सा भाव ऐसा हुआ था कि जिसके वजह से मुझे इनसिक्योर लगा, या क्या था। वो हर भाव जो है उसको समझो, शांतता पूर्वक उसको ये समझो, और आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर बार बार नजर आने वाली जो समस्या है वो आपको खुद को दिखाई देने लगेगी। कि अगर जो प्रॉब्लम मेरा चंदू के साथ में है वही प्रॉब्लम मेरा शायद लकी के साथ होगा, और वही प्रॉब्लम शायद मेरा नरेंद्र के साथ होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम नरेंद्र या लकी या चंदू में नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है, और वो प्रॉब्लम मैं हर मेरे रिश्ते में दोहराऊंगा। तो उसके बारे में बीडब्ल्यू कहता है। और फिर बीडब्ल्यू कहता है कि हम लोग हार्म यानी कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान करना, ये वो किस प्रकार का नुकसान हम लोग करते हैं। तो कई प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ताकि आप अपने अपने एग्जाम्पल्स बना सको। आपकी जो 8वें कदम की जो यादी बनानी है आपको, वो यादी बनाने समय आपको ये 4 जो भाग उसने बनाए, what have which are instincts in collision which cause physical, mental, emotional और spiritual damage। तो आपकी जो मूलभूत प्रवृत्ति है वो जब भी दूसरे व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति से टकरा जाती है, जैसे मेरी हवस है तो चंदू की भी हवस है, और अगर कोई एक लड़की है जो चंदू को भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है, तो हम दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली बैर हो जाता है, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स इन कोलाइजन। जैसे मुझे अपना बड़प्पन दिखाना है तो चंदू को भी अपना बड़प्पन दिखाना है, और हम दोनों जब भी एक ही ग्रुप में अपना अपना बड़प्पन दिखाना चालू कर देते हैं, तो इंस्टिंक्ट्स कोलाइड हो जाती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। तो बिल कहता है कि आप आपकी यादी बनाइए कि आपकी इंस्टिंक्ट्स ऐसी कोलाइड होने की वजह से शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक तरीकों से आपने किस किस प्रकार से लोगों के साथ में पंगे लिए हुए हैं। शारीरिक यानी एक्चुअली झगड़े या मारामारी या ढकेलना वगैरह वगैरह। फिर मानसिक यानी खुन्नस,
और बदला लूंगा, प्लान करूंगा, इसके खिलाफ ऐसा करूंगा, पॉलिटिक्स करूंगा, उस टाइप की। फिर इमोशनल, यानी मैं उसको जीतना चाहता था, मैं कैसे भी करके बाय बैग बोरो स्टील मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और अध्यात्म, यानी मुझे जहां पर सेफ सिक्योर और लगेगा, ये जिसको जो भी धोखा निर्माण करे उसके प्रति जो मैंने किया है, तो इस प्रकार की एक यादी बनाते हुए मेरी इंस्टिंक्ट्स के वजह से कौन से लोगों के साथ में मेरा पंगा हुआ, उसका एक यादी बनाना। तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि मेरे गुस्से के वजह से लोगों में कैसे गुस्सा आया, या मेरे झूठ के वजह से या लोगों को फंसाने के वजह से लोगों का इमोशनल सिक्योरिटी या उनकी मन की शांतता मैंने कैसे खोई हुई है, या उनको मेरे प्रति या तो डर या गुस्सा या मेरे मन के प्रति, मतलब मन का स्वास्थ्य उनका जो है वो मैंने कैसे बिगाड़ दिया है। मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट के वजह से मैंने सेल्फिश बनते हुए लोगों के अंदर कैसे जेलसी या मेरे खिलाफ खड़े होने की ऐसी भावना मैंने कैसे की है। ऐसे कई सारे उदाहरण बिल डब्ल्यू बताता है कि जो जो मैं औरों के साथ में मेरे रिश्ते किस वजह से खराब होते हैं, या तो मैं लोगों को कैसे तकलीफ में डालता हूं या मैं कैसे तकलीफ में जाता हूं। कि बोलते बड़े बड़े हार्म्स बाजू में छोड़ दो, तो कई बार फैमिली में छोटे छोटे जो हार्म है उनके बारे में बात करते हैं, कि जैसे मेरी कंजूसी की वजह से या मेरे गैर जिम्मेदार बिहेवियर की वजह से या मेरे भावनिक रूप से लोगों के साथ जुड़ने नहीं होने की वजह से मेरे घर में मैंने क्या क्या अत्याचार या अन्याय किए हैं। सपोज मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मैं हमेशा लोगों की गलतियां निकालते रहता हूँ, या मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं सहनशीलता नहीं है मेरे अंदर, या मैं हमेशा हर चीज को सीरियसली लेता हूँ और लोगों को स्पेस नहीं देता हूँ, या एक घर के व्यक्ति के ऊपर मैं ज्यादा प्यार बरसाता हूँ और दूसरे व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाता हूँ। इस प्रकार का जो बिहेवियर है वो निगेटिविटी निर्माण करता है, रिश्तों में दरार पैदा करता है। अगर मैं पूरे फैमिली को डोमिनेट करता हूँ या उनको माइक्रो मैनेज करता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, तो हर प्रकार से जब भी मैं उनके ऊपर हावी होने का कोशिश करता हूँ, या मैं अरे मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ या सेल्फ पिटी में चला जाता हूँ, और तुम लोगों की वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम लोगों की वजह से मेरा ठीक नहीं चल रहा है, इस प्रकार के दोष में अगर लोगों के ऊपर डालता हूँ, तो ये हर जो चीज है, ये हर जो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट है, हर जो एक मेरा लोगों के साथ में कनेक्ट होने का जो एक तरीका है, ये उसके वजह से लोगों के बीच में मेरे रिश्ते खराब होते हैं, मैं उनको हार्म पहुंचाता हूं। सो यहाँ पर है एक लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हुए, मेरे ख्याल से चंदू आप ले लीजिए। Okay, okay, Pushin. Thank you. Having carefully surveyed this whole area of human relation and having decided exactly what personality traits in us injured and disturbed others, we can now commence to ransack memory for the people to whom we have given offense. To put a finger on the nearby and most deeply damaged one shouldn't be hard to do. Then, as year by year we walk back through our lives as far as memory will reach, we shall be bound to construct a long list of people who have, to some extent or other, been affected. We should, of course, ponder and weigh each instance carefully. We shall want to hold ourselves to the course of admitting the things we have done. Meanwhile, forgiving the wrongs done us, real or fancied. We should avoid extreme judgments, both of ourselves and of others involved. We must not exaggerate our defects or theirs. A quite objective view will be our steadfast aim. Whenever our pencil falters, we can fortify and cheer ourselves
by remembering that A experience is in this step as meant to others. It is the beginning of the end of isolation from our fellows and from God. Thank you. तो ये अंतिम पैराग्राफ में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ये जो यादी बनानी है, ये सखोल और जितना हो सके उतने डिटेल में बनानी है। बोलते हैं जहां बड़ा बड़ा हार्म हुआ है वो तो इमीडिएटली सामने नजर के सामने आएगा और झट से कागज पे उतर भी जाएगा, लेकिन हम अगर सिर्फ बड़े बड़े हार्म हैं उन्हीं को कागज पे उतार के उन्हीं का अमेंड्स करने का ऐसा सोच के चलेंगे तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसके लिए आज से शुरू करते हुए पीछे 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 हर साल, फिर उसके पिछले वाला साल, फिर उसके पिछले वाला साल, ऐसा पीछे 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 जहां तक मेरी मेमोरी मुझे याद देती है। यानी अगर मेरी पहली मेमोरी 6 साल की है और वो 6 साल का मैं था जब भी मैंने शायद मेरे दोस्त का जेलसी की वजह से, मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसके माँ बाप ने उसको वो स्कूटर लाई थी, वो जो पैर, एक पैर उसके ऊपर रखे दूसरा पैर जमीन पे चलाते हुए भगाते हैं, वो उसके लिए स्कूटर लाई थी और मुझे स्कूटर चाहिए थी। और मुझे मेरे माँ बाप को मैंने मांगा था या नहीं वो भी याद नहीं है, लेकिन उसको स्कूटर मिली है इस बात की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और मैं उसको बोला मेरे को चलाने दे, मेरे को चलाने दे, तो वो मेरे से 1 राउंड मारने की एक पेंसिल लेता था और मैंने कुछ 4-5 पेंसिल उसको दी और जब मेरी पेंसिल खत्म हो गई तो मैंने उसकी स्कूटर को इस प्रकार से डैमेज किया कि ना मैं चला सका ना वो चला सका। अभी आई मस्ट हैव बीन 6 और 7 ईयर्स ओल्ड, मुझे याद नहीं है कि बट बहुत छोटा था, मतलब मैं शायद पहली कक्षा में भी अभी तक नहीं था। तभी से मेरा ये जो खुनशी स्वरूप है कि अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं तेरे को भी नहीं मिलने दूंगा, ये जो हाँ मैंने पहुंचा। अभी वो ना लड़का मुझे याद है, ना वो लड़की के माँ बाप याद है, ना मैं उसका अमेंड्स कभी जाके कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ, वो चीज को मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूँ। मेरे अंदर वो कमीनापन है, मेरे अंदर वो जेलसी है, ये मैं नहीं भूल पाया। और ये अपनी पहचान खुद को करा के लेना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। सो BW कहते हैं कि वी शुड कोर्स पॉन्डर एंड वे ईच इंस्टेंस केयरफुली। ये जो हरकत हुई है कि ये जो लंबी लिस्ट जो बनेगी वो किसी ना किसी प्रकार से जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, वो जो किस्सा है, हर जो व्यक्ति है और हर जो प्रकार है जिस प्रकार से मैंने इनको हर्ट किया, इनको हर एक को बारकाई से मुझे देखना पड़ेगा। और ये अगर जब मैं करते रहूंगा तो धीरे 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 मैंने क्या किया है ये मुझे समझ में आएगा। मैं लोगों को भी फॉरगिव करने लगूंगा कि जो भी चीजें मैंने उन्होंने मेरे साथ में गलत किया उसके लिए मैं उनको माफ करता हूं। और मैं भी धीरे धीरे अपने आप को माफ करने लगूंगा। मैंने अपने आप को जितना कमीना अपने मन में पकड़ा था, शायद मैं उतना कमीना नहीं हूं, शायद ये चीजें सभी लोग करते हैं। वो उम्र के बच्चों में सभीयों में वो ईर्ष्या होती है, सभी में वो गुस्सा होता है, सभी को वो व्यक्त होना नहीं आता है। इस प्रकार का जो खुद के प्रति जो जागृति है या पहचान, खुद को जान पाना, ये जो कहते हैं वो हमको दिखाई देता है। BW यहाँ पर एक चेतावनी देता है, हम किसी भी दूसरे का या अपने डिफेक्ट को एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के दिखाना या देखना, ये इसका उद्देश्य नहीं है सेफ का। कई सारे लोग वो 8वें कदम में ऐसे दिखाते कि जैसे मैं कितना बड़ा हरामी था, ये दिखाने का प्रयास होता है उनका। नहीं दोस्तों, ये कोई बड़प्पन या मैं कितना हरामी था ये दिखा के किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखना है। ये सेल्फ नॉलेज है। मेरे स्पॉन्सर को इंप्रेस करने के लिए ये स्टेप नहीं लेनी है, ये सेल्फ नॉलेज के लिए है कि मेरे अंदर ये सब चीजें थी, रही है और आज भी होगी। इस बात का एक क्वाइट एंड ऑब्जेक्टिव व्यू इज आवर स्टेडफास्ट एम, ऐसा वो कहते हैं। एक शांतता पूर्वक
और एक साक्षी भाव में लिए हुई नजर, ये हमारा इसके पीछे का उद्देश्य है। ये BLW इसकी चेतावनी देती है और बोलते हैं कि कभी कभी लिखते लिखते आपकी पेंसिल अटकेगी और आपकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन याद रखिए ये कदम लेने के वजह से सैकड़ों ने, हजारों ने, लाखों ए मेंबर्स का बहुत सारा फायदा हुआ है। ये कदम है जो शुरुआत है कि हमारे अकेलेपन का अंत है और हम अभी ईश्वर के साथ में और औरों के साथ में एक मीनिंगफुल और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की हमारी शुरुआत है। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं हमेशा से ही लोनर रहा हूं, मैं हमेशा से ही कम बातचीत करने वाला रहा हूं, तो ये जो लोनर और जो कम बातचीत वाला जो व्यक्ति रहता है उनके भीतर ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस और ये बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप सही ढंग से ये 8वें कदम की यादी बनाते हो तो ये शुरुआत है कि आपका आइसोलेशन, आपका ये जो अकेलेपन का दौर जो है वो खत्म होके अभी आपकी पर्सनालिटी ये सबके साथ घुल मिल कर रहने की, समाज में दोबारा प्रतिष्ठा पाने की, आपका औरों के साथ में और ईश्वर के साथ में प्यार का रिश्ता बनाने का ये पहला कदम होगा। इस प्रॉमिस के साथ में BLW इस स्टेप 8 के निबंध को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे भी 10:26 हो चुके हैं, तो हम अपने आप को भी यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, मुझे बोलने का मौका दिया और बड़ी शांतता के साथ में आप सब लोगों ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी 4 मिनट बचे हैं, अगर किसी के मन में कुछ शेयर करने जैसा भाव है या किसी को कोई सवाल है तो हम जरूर ले सकते हैं। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan.